एक अमीर घर में प्रसाद और रमेश के बीच गर्मा गर्म बहस चल रही थी। अगर तुम ना कह के इस घर से चले जाते हो तो मेरे जायदाद से एक भी पैसा नहीं मिलेगा, याद रखना। गलत तरीके से बनाए गए संपत्ति से मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर निकल जाऊंगा। इस तरह रमेश गुस्से से कहता है। अनामिका, बच्चों को लेकर आओ। जोर से चिल्लाने पे शारदा और अनामिका डर जाती हैं। बच्चे हरीश और भव्या को लेकर वो हॉल में आती है। तभी प्रसाद गुस्से से, तुम्हें जाना है ना, जाओ। तुम्हें दुनियादारी पता नहीं है और तुम्हारी पत्नी को तो अक्षर ज्ञान नहीं है। किस तरह बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, खिलाओगे, ये मैं भी देखता हूँ। तुम्हें जाना है ना, जाओ। इतने गुस्से में क्यों है जी? बेटा है कहकर बस इतना ही गुस्सा है, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। पता नहीं तो क्या होता। जिस दिन पिताजी आप अवैध पैसा कमाना बंद करेंगे, मैं उस दिन फिर से आपके यहाँ लौट आऊंगा। इतना कहकर बच्चे और अनामिका को साथ लेकर रमेश घर से बाहर निकल जाता है। वहीं पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी। वहाँ अनामिका और रमेश ईंटा ढोने का काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ दुखी होकर, अजी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ, जो आलू पराठा लाई हूँ खाने के लिए। मैं तुम्हारी तकलीफ और भूख समझ रहा हूँ अनामिका, पर जिस गुरु ने हमें काम दिया है वो हमें देख रहा है, डांट लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। बस तुम सही समय का इंतजार करो अनामिका। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका और ज्यादा दुखी हो जाती है। और धैर्य चाहिए मुझे, है ना? उसी धैर्य की वजह से तो मैं ईंटा ढोने का काम कर रही हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह सुबह भी जल्दी मैं बच्चों को स्कूल भेजने के चक्कर में ठीक से खाना नहीं खा पाई थी। मैंने तुम्हें कहा था क्या रात को ठीक से खाना मत खाओ? तुमने मुझे बच्चों को खाना खिलाया पर खुद नहीं खाई। कितनी बार तुमसे विनती करते रहा हूं कि बिना खा के मत सोया करो। अभी तो आपसे लड़ने की भी ताकत नहीं है मेरे पास। मैं जा रही हूँ अपना आलू पराठा खाने। आप जाके गुरु चाचा से पूछिए कि मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है, वो आलू पराठा खाना चाहती है। थोड़ा उसे खाने के लिए समय दे दीजिए। मैं पूछ सकता हूँ अनामिका, लेकिन गुरुमूर्ति घंटे के हिसाब से पूरा पैसा काट लेता है। अभी अगर जाके कहूँ कि खाने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए, वो समय तो दे देगा, फिर पूरा पैसा वो काट लेगा अनामिका। तो मैं क्या करूँ? अनामिका थोड़ा धैर्य रखो। गुरु के दिए गए समय के अनुसार तुम अगर खाना खाती हो तो हमारे पैसे नहीं कटेंगे। थोड़ा बर्दाश्त कर लो अनामिका। वो समझा ही रहा था, तब तक गुरु वहाँ पे आ जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, ये कोई पार्क नहीं है, प्रेमी प्रेमिका यहाँ पे बात करे। तुम लोग यहाँ काम पे आए हो, काम छोड़ के तुम लोग यहाँ पति पत्नी क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो? वो बात नहीं है चाचा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आलू पराठा खाना है। अगर थोड़ा आधे घंटे का वक्त दे दे तो। समय देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए मैं पैसे काट लूंगा, याद रखना। क्या आप उसे आधे घंटे का भी समय नहीं दे सकते? जब सब खाएंगे तब वो काम करेगी, फिर पैसे काटने की जरूरत नहीं है ना। आहा, उतनी अकल है मेरे पास। जिस मैडम की ये बिल्डिंग है उन्हीं की आदेश है तो मानना तो पड़ेगा। वैसी बात नहीं है चाचा। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर पैसे चाहिए तो काम करो, और अगर नहीं चाहिए तो जाओ जाके खाना खाओ। क्या आपके पास थोड़ी इंसानियत भी नहीं? आप इस तरह से बात कर रहे हैं। रमेश के इस तरह कहने पे गुरु को और गुस्सा आ जाता है। किस बात के लिए इंसानियत दिखाओ? बिना पैसे के तुम लोग काम कर रहे हो क्या? नहीं ना, और पैसे मुफ्त में तो नहीं मिलते। अपने मुंह को काम करने मत कहो, हाथ पैर को करने को कहो, तभी जाके पैसे मिलेंगे। सुनकर अनामिका थोड़ा आश्चर्य होकर, कौन सा पैसा चाचा? जो हम काम किया उसके पैसे मिलेंगे? अभी 10 मिनट से जो तुम लोग बातचीत कर रहे हो ना, उसके पैसे भी कटेंगे। इस तरह से कहने पर अनामिका और रमेश बिना कुछ कहे फिर से ईंटा ढोने का काम करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय निकल जाता है। चूंकि फ्लोर बन चुका था, इसलिए शारदा फ्लोर से चारों तरफ देखने लगती है। तभी बेटा रमेश और बहू अनामिका को ईंटा ले जाते हुए वो देखती है। वो देखते ही आश्चर्य हो जाती है कि ये सच है कि झूठ है। फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बेटा रमेश और बहू अनामिका को देखने लगती है। मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जिनके लिए मैं यहाँ बिल्डिंग बना रही हूँ वही आके यहाँ कूली का काम कर रहे हैं। इस तरह सोचने के बाद, गुरु गुरु,
आवाज लगाते ही गुरु उनके सामने जाके हाजिर हो जाता है। फिर आज्ञाकारी की तरह, बताइए मालकिन। एक बात बताइए, यहाँ पे रमेश और अनामिका कब से काम कर रहे हैं? 2 महीने से मालकिन। ये बात आपने मुझसे कही क्यों नहीं? 2 लोग आके मजदूरी करना चाहे, ये बात मैं आपसे क्या कहूँ। असल में कितने लोग आ रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो उसके लिए उन्हें पर्याप्त पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, ये सारी बात आपको मुझे बताना तो होगा ना, है? सॉरी मैडम, अब से बताऊंगा। जो रमेश और अनामिका मजदूर के हिसाब से काम कर रहे हैं उन्हें मेरे पास भेजो, मुझे कुछ बात करनी है। मैं कह दूंगा मालकिन। क्या कहोगे मुझे वो नहीं पता, जो कहा है वो करो। मैं ऑफिस रूम में इंतजार कर रही हूँ, उन्हें भेज दो। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। गुरुमूर्ति जाते जाते मन ही मन सोचते हैं, मालकिन के जानकारी के बिना ही मैं सबसे कहता हूँ कि पैसे काट लूंगा। अगर बता दी ये बात तो फिर तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा, कोई मुझे काम नहीं देगा। अब मुझे उन्हें मनाना होगा। इस तरह सोचते हुए वो रमेश और अनामिका के पास जाते हैं। रमेश, अनामिका, मैडम तुम लोगों को बुला रहे हैं, चलो ऑफिस रूम चलो, वहीं पे वो है। ये बात सुनकर रमेश और अनामिका एक दूसरे को ताज्जुब होकर देखते हैं। फिर वो ऑफिस रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ शारदा और प्रसाद दोनों बैठे हुए थे। उन्हें देखकर रमेश का मुंह बन जाता है, पर अनामिका बहुत खुश होती है। माँ जी, पिताजी, आप लोग कैसे हैं? ये कहकर वो पैर छू के आशीर्वाद लेती है, पर रमेश को बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका, हम घर छोड़ के निकल आए थे इसलिए क्योंकि कोई बेईमान लोग हमारे ऊपर नजर उठा के भी ना देखे। अब उसी पैसों से बनी इस इमारत में हम काम करने के लिए आए हैं। अब इसे क्या कहे, दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। लेकिन बेटा, हम बेईमान होने के बाद भी तुम, बहू, बच्चों, उन सभी के लिए इमारत बना रहे हैं। माँ, हर माँ पिताजी अपने बच्चों को संपत्ति उनके नाम लिख देते हैं, पर वो संपत्ति देना चाहिए जो कि बेईमानी का ना हो, ईमानदारी के पैसों से हो। बेटा रमेश। पिताजी प्रसाद के बुलाने के बावजूद रमेश अनामिका को लेकर वहां से चला जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रमेश और अनामिका उस बिल्डिंग में काम करना छोड़ के किसी दूसरे बिल्डिंग में काम करने लगते हैं। एक दिन शारदा और प्रसाद अपने बेटे रमेश और अनामिका जिस छोटे से घर में रहते थे उनके यहाँ आते हैं। आइए पिताजी, माँ जी, कैसे हैं आप लोग? बच्चे भी दादा दादी को देखकर खुश होके दादा दादी चिल्लाते हुए उनके पास जाते हैं। अनामिका बैठने के लिए जगह देती है। शारदा प्रसाद उसमें जाकर बैठते हैं। बहू, बेटा कहाँ है? वो दुकान तरफ गए पिताजी, अभी आते ही होंगे। तब तक रमेश राशन का सामान लेके घर लौट आता है। रमेश के आते ही अनामिका चाहती थी उसे बताना कि घर में सास ससुर दोनों आए हैं, लेकिन अनामिका, पिताजी बदल गए हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अनाथ आश्रम को दान कर दिया है। अब उनके पास कुछ नहीं, वो गरीब हो चुके हैं। आज अखबार में पिताजी की तस्वीर के साथ ये पूरी खबर छपी है। मैं जाकर उन्हें अपने घर ले आऊंगा। अनामिका, ऐसा क्या? आइए, पहले अंदर आइए, खाना खा के फिर जाइएगा। इस तरह कहने पर रमेश अंदर आता है। देखता है उसके माता पिता दोनों बैठे हैं। वो बहुत खुश होता है। मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, आपने पूरी संपत्ति अनाथ आश्रम को दान कर दिया है। अब हमारा कैसे गुजारा होगा? गुजारे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है माँ जी। मैं आलू पराठा का ठेला शुरू करने वाली हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छा चलेगा। उसकी बातें सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन से ही अनामिका एक अच्छा सेंटर पॉइंट देखकर आलू पराठा का व्यापार शुरू करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते देखते अनामिका का आलू पराठा का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। बहुत मुनाफा होता है। धीरे धीरे उनकी सारी समस्याएं खत्म होने लगती है और समय के साथ साथ अनामिका अपने ठेले से एक बड़ा सा होटल भी बना लेती है। फिर सास ससुर का ख्याल रखने के साथ साथ घर का सारा कामकाज, खाना पका के अनामिका अपना आलू पराठा का व्यापार भी बहुत अच्छे से करने लगती है। इस तरह से रमेश अपने माँ पिताजी के अवैध संपत्ति को अनाथ आश्रम में दान करवा देता है और उसी के साथ उन्हें सच्चाई के राह पे चलना सिखाता है। बाद की जिंदगी पहले जैसे भले ही ना हो, फिर भी रमेश अपने माँ पिताजी का बहुत ख्याल रखता है, कठिन मेहनत करके अपना परिवार चलाता है और खुशी खुशी सब मिलजुल के रहने लगते हैं। एक मिट्टी के घर में सासू माँ शारदा खड़ी थी और दीवार पे लगी हुई घड़ी को वो देख रही थी।
समय करीबन 11 बज रहे थे। शारदा बहुत खुश थी। शुक्र है समय 11 हो रहा है। बेटा रमेश जो कूली का काम ढूंढने गया था वो अभी तक आया नहीं घर, मतलब उसे काम मिल गया है। मेरे बौने पति प्रसाद वो भी पंचर का दुकान खोल चुके होंगे, अभी नहीं आएंगे। रही बहू अनामिका, वो भी सब्जी के दुकान पे बैठकर सब्जी बेच रही होगी, अभी कोई नहीं आने वाला, मतलब हमें अभी अपना काम शुरू कर देना चाहिए। इतना कहकर वो किचन में जाती है। फिर वो मिक्सी बॉक्स खोलती है। वहाँ एक तौलने के मशीन को ले जाकर वो सीधा किचन काउंटर में रखती है। फिर वो बक्से से छोटे छोटे प्लास्टिक का कवर निकालती है, दाल का बक्सा खोलती है और 150 ग्राम का छोटा छोटा पैकेट बना के उसका मुंह बांध देती है और उन सबको अलग हटा देती है। ये सब हो जाने के बाद वो चीनी और चाय पत्ती लेती है और पहले जैसा ही वो उनका भी छोटा छोटा पैकेट बना देती है। भगवान शिव भी अपने घर के चोर को तो कभी पकड़ नहीं पाए और मैं तो बहुत पहले से ही चोरी कर रही हूँ, ऐसा तक कि कभी बहू नहीं पकड़ पाई, उसे तो कभी मेरे ऊपर शक तक नहीं हुआ। ये सोचकर वो सारे पैकेट्स को मिक्सी बॉक्स के अंदर डाल देती है ताकि इस बारे में कोई भी उस पर संदेह ना करे, वो भी बड़े ही सावधानी के साथ। जब मैं ही इतनी सतर्क हूँ तो मेरी बहू मुझ पर क्यों संदेह करेगी, वो कभी मेरे ऊपर संदेह कर ही नहीं सकती। ऐसा सोचकर वो सारे पैक्ड बैग्स को एक बड़े से थैले में डाल लेती है। फिर वो दरवाजा लॉक करती है और उस कवर को लेकर वो पैदल चल के जाने लगती है। वहाँ बिल्कुल बाजार के बीचों बीच जहाँ बहुत भीड़ होती थी, वहाँ गरीब बहू रानी एक सब्जी का दुकान चलाया करती थी। वहाँ सब्जी लेने आई अपर्णा से वो बात कर रही होती है। ले लो अपर्णा दीदी, सारी सब्जियाँ बहुत ताज़ी है और आप तो रोज रोज आती है, इसीलिए आपको मैं 1-2 रुपए छोड़ देती हूँ। ये तुम्हारा प्यार है अनामिका, मुझे पता है मैं लेती, लेकिन तुम मुझसे बेहतर सब्जियाँ पहचानती हो, इसलिए 1 केजी भिंडी, 1 केजी टमाटर, 1 केजी प्याज और पाव भर गाजर दे दो अनामिका। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। फिर अपर्णा के कहे मुताबिक सारी सब्जियाँ लेकर एक पैकेट में डाल के उसे दे देती है। टोटल कितना हुआ अनामिका? टोटल आपके 105 रुपए हुए दीदी, आप 5 रुपए छोड़ दीजिए और बस 100 रुपए दे दीजिए, ठीक है? अनामिका के कहने पे अपर्णा पैसे दे देती है। अनामिका पैसे लेकर उसे सब्जियां दे देती है। फिर अपर्णा वो पैकेट लेकर वहाँ से चली जाती है। कल के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही सब्जियां बिक चुके हैं, इससे पैसे भी ज्यादा मिले। अगर ऐसी ही सब्जियां बिकती रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह वो सोच ही रही थी, तब तक चोर सासू माँ राशन का सामान चोरी करके पैकेट में भर के अनामिका के सब्जी के दुकान के पास आती है। क्या हो गया माँ जी, आप यहाँ पे? बहू तुम घर जाकर खाना खाओ, तब तक मैं दुकान संभाल देती हूँ। आप क्यों परेशान होंगी, आप कहीं जा रही है ना माँ जी, जाइए। वैसे माँ जी, हर 2 दिन पे आप एक बड़ा सा पैकेट लेकर कहाँ इस तरह जाती हैं? अनामिका के इस तरह से पूछने पर शारदा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, बहू को तो मेरे ऊपर संदेह हो गया है, अब बचने के लिए कुछ बहाना देना होगा। अगर नहीं कहूँगी तो बार बार वही एक सवाल करेगी, कुछ तो कहना ही होगा। मन ही मन ऐसा सोचती है और बाहर से ऐसा कहती है, बहू वो सब बात साइड में रखो, सुबह उठ के घर का सारा काम करके बिना कुछ खाए पिए तुम दुकान आ गई और तब से सब्जियां बेच रही हो। ऐसा ही अगर तुम करोगी तो कैसे चलेगा बताओ? करना तो पड़ेगा ना माँ जी, वो मजदूरी का काम करते हैं, पिताजी पंचर का दुकान चला के पैसे कमाते हैं और मैं यहाँ पे सब्जियां बेचती हूँ। ये सब करके तब कुछ पैसे आते हैं, फिर जाके पूरा परिवार ठीक से चलता है। वो मुझे पता है बहू, जाओ तुम जाके खाना खा लो। इस तरह कहकर शारदा अनामिका को जोर जबरदस्ती वहाँ से घर भेज देती है। फिर जब अनामिका चली जाती है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरा चोरी का व्यापार कैसे चलेगा बहू? इस तरह सोचकर हर एक सब्जी पाव किलो करके वो पैकेट में भर के अपने पास रख लेती है। फिर आधे घंटे के बाद अनामिका अपने सब्जी के दुकान पर वापस लौट आती है। शारदा अनामिका के हाथ दुकान सौंप के वहाँ से चली जाती है। इस तरह चोर सासुमा शारदा गरीब बहुरानी अनामिका के नजरों से बच के घर का सामान, दुकान से सब्जियाँ
चोरी किया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन किचन में खड़ी होकर स्टोव में दूध चढ़ा हुआ है, वो उबल के गिर रहा है, उसकी परवाह ना करते हुए अनामिका खड़ी खड़ी कुछ गहराई से सोच रही थी। तभी रमेश किचन में आता है। दूध को उबलते हुए देखकर जल्दी से स्टोव बंद करता है और गुस्से से कहता है, अनामिका, दूध उबल के नीचे गिर रहा है और तुम यहीं पे खड़ी हो, देख नहीं रही हो? ऐसा क्या सोच में हो? इस तरह चिल्लाने पे अनामिका अपनी सोच से बाहर निकल आती है। देखती है सामने पति रमेश खड़े हैं। देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इधर देखो ये दूध, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। इस तरह कहते हुए रमेश गिरा हुआ दूध दिखाता है। तभी चोर सासू माँ दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर जो कुछ हो रहा था वो छुप छुप के देख रही होती है। हर महीना मैं यही सोच रहा हूँ कि दूध का खर्चा क्यों बढ़ रहा है, तो ये वजह है। इतना दूध तुम ऐसे बर्बाद करती हो। पाव किलो दूध काफी नहीं हो रहा था, इसीलिए आधा किलो लेने लगा, लेकिन इस वजह से। जब रमेश इस तरह से कड़क होकर सवाल पूछता है तो अनामिका सोचती है कि जवाब देगी। उधर सासू माँ जो छिपके खड़ी थी, उनके पीछे ससुर जी प्रसाद भी आके खड़े हो जाते हैं। क्या शारदा, जैसे कि तुम मुर्गी चुराई हो, यहाँ से छिप छिप के क्या देख रही हो? हे भगवान, आप हमेशा मुझे चोर चोर क्यों कहते हैं? पता नहीं शारदा, जिस दिन से बहू अनामिका घर आई है उस दिन से तुम मुझे चोर जैसी ही लगने लगी हो। क्या कहा? मैं आपको चोर जैसी दिखती हूँ? मेरे ही घर में मैं ही चोर? जब मैंने कद्दू चोरी की बात कही थी तो तुम चोर जैसे क्यों डर रही थी? ये तो अच्छी बात है, वैसे मैं डरूंगी क्यों? छोड़िए ये सब, आज आप पंचर की दुकान में क्यों नहीं गए, बताइए जरा। मैं सोच रहा था कि पंचर दुकान में जाओ, उससे पहले कुछ सामान ले लूं। वहाँ पर जाके देखा वहाँ कुछ ही सामान है, इसीलिए बहू से पूछने आया था। हो सकता है कि उसने कहीं और संभाल के रखा हो। अभी आप जाइए, बहू और बेटा कुछ बात कर रहे हैं। इस तरह कहकर शारदा किचन में देखती है। प्रसाद भी किचन में देखने लगते हैं। किचन में अनामिका उबल के गिरे हुए दूध को देख रही होती है। ये क्या है अनामिका? अरे सॉरी जी, मैं कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी, इसीलिए नहीं देखा। तुम किचन में खड़ी हो और किसी चीज को लेकर गहरी सोच में हो। दूध उबल के गिर रहा है, वो तुम देख नहीं रही हो। मैं सोच रही थी कि घर के राशन के सामान गायब कैसे हो जा रहे हैं। हाँ, पहले जब राशन का सामान लाया करती थी तो पूरा महीना चल जाता था, लेकिन अब वही सामान लाती हूँ, लेकिन मुझे फिर से दोबारा लाने की जरूरत पड़ती है। तो क्या किराना का सारा सामान घर खा ले रहा है? तुम जो काम कर रही हो वो जरा ध्यान से करो। कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। शारदा एक लंबी सांस लेती है और अपना काम करने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अपर्णा अनामिका के पास आती है। मैंने तुम्हारी सासू माँ को देखा है, किट्टू के पान दुकान, उसके घर पे जाके राशन का सामान और सब्जियाँ बेचते हुए। ये सुनने के बाद अनामिका शारदा के ऊपर संदेह करना शुरू करती है। तभी एक दिन अनामिका जब किचन में थी, माँ जी, आप जो चोरी कर रही है ना, इसी चोरी से आपको एक दिन मैं सबक सिखाऊंगी। ये सोचकर वो लाल रंग नमक में मिला के मिर्च पाउडर के डब्बे में रख देती है, पीला रंग मिला के हल्दी के डब्बे में रख देती है और सफेद रंग चीनी के डब्बे में रख देती है। अब शारदा को ये बात पता नहीं था। वो सारे सामान चोरी करके पैकेट में भर के किट्टू के दुकान ले जाती है। उस दिन अचानक से किट्टू शारदा के लाए हुए सामान सब चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि ये पूरा नमक है। फिर किट्टू इस बात से गुस्सा करना शुरू करता है। हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो, पर इस तरह से मत कहो। वो इस तरह कह ही रही थी, तभी अनामिका, रमेश, प्रसाद वहाँ पे आ जाते हैं। तब किट्टू के मुंह से मामला क्या क्या है सब कुछ पता चलता है। शारदा शर्म के मारे प्रसाद, अनामिका, रमेश के सामने सर झुका के खड़ी रहती है। शारदा, घर पे हम सबकी नजरों से बच के तुमने इस तरह से रोज रोज चोरी की है, इसके लिए तो मुझे मानना पड़ेगा। हाँ माँ, इसके लिए तो हम तुम्हें तहे दिल से बधाई देते हैं। हाँ माँ जी, फिर तो आप महान हैं। मैं कोई बच्ची हूँ क्या कि तुम लोगों की तारीफ या तुम लोगों की डांट समझ में नहीं आएगी? जब तुम समझदार हो फिर अपनी गलती को स्वीकारो और सबसे माफी मांगो। इस तरह से कहने पर शारदा लज्जित होकर, मुझे माफ कर दो, आज के बाद इस तरह से मैं कभी नहीं करूँगी। इतना कहकर शारदा बिल्कुल आज्ञाकारी की तरह बन जाती है। तब से शारदा अपने घर पे चोरी करना पूरी तरह से बंद कर देती है
और जब से ये काम घर पे बंद होता है, पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।